everyone, welcome back to my channel once again. Let's continue the case scenarios. Case scenario 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, yes, जो कि फ्रेशली May 23 के लिए अवेलेबल है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो नंबर 1 से। लास्ट में मैं आपको एक बार बता दूंगी कि मैं क्या क्या अभी कवरेज करने वाली हूँ फ्रॉम द एमसीक्यूज एंड द केस सिनेरियोज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, एसआर एसोसिएट इज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ द राजस्थान। क्या बताया गया है, एसआर एसोसिएट एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड, और किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड इन द राजस्थान। एंड इन द मंथ ऑफ द जुलाई फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वाज मेड बाय द एसआर एसोसिएट। एक एसआर एसोसिएट है जो कि राजस्थान में रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। जुलाई मंथ की इसकी ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। लेट्स सी व्हिच आर द ट्रांजैक्शन, एंड इनके साथ साथ हमारे पास कंसेप्चुअल टेकअवेज इनके लिए हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले बोला गया है परचेज ऑफ द कमोडिटी एक्स ऑन द 1 जुलाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। इन्होंने क्या किया है, कमोडिटी एक्स कुछ परचेज की है 1 जुलाई को एक रजिस्टर्ड पर्सन से 5 लाख रुपीस के लिए। सिंपल सी बात है, एसआर एसोसिएट ने कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ परचेज करी है 5 लाख रुपीस के लिए, कमोडिटी एक्स परचेज की है एट द रेट ऑफ 1000 पर टन। ध्यान रखना, 5 लाख रुपीस की इन्होंने टोटल परचेज की है, 1000 पर टन के हिसाब से परचेज की है। तो डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा कि 500 टन की क्वांटिटी इन्होंने परचेज की है। परचेज की है 5 लाख रुपीस की फ्रॉम एन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब क्या है, नोबडी इज द रिलेटेड पर्सन जिसने इन्होंने परचेज की है। तो यहां से आपको ध्यान आ जाना चाहिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक पॉइंट। अगर आप किसी अनरिलेटेड पार्टी से परचेज करे हैं, अनरिलेटेड पार्टी से परचेज करे हैं, प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जितने में भी आप डील कर रहे हो, उसी को वैल्यू ऑफ द सप्लाई माना जाएगा। मतलब आपको कोई भी रूल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात क्या है, अगर आप अनरिलेटेड पार्टी से परचेज कर रहे हो प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो जिसमें आपने डील किया है वही आपकी क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही वैल्यू ऑफ द सप्लाई बन जाएगी। आपको रूल्स पे जंप नहीं करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कुछ आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, कुछ आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। मान लो कुछ और आइटम है, कुछ टैक्सेस वगैरह हैं, तो वो आप ऐड कर दीजिए अगर वो अदर देन जीएसटी हैं। कोई इंसिडेंटल चार्जेस है तो वो भी ऐड कर दीजिए, इंसिडेंटल चार्जेस है वो भी ऐड कर दीजिए। कोई सब्सिडी है जो कि प्राइस से रिलेट करनी चाहिए, अदर देन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की हो तो आप ऐड कर दीजिए। अगर कोई खर्चा आपने करा है बट करना चाहिए था सप्लायर को, तो वो भी अल्टीमेटली सप्लायर की लायबिलिटी है ना, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड ऑन हो जाएगा। कोई इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड ऑन हो जाएगी। प्लस किस अमाउंट में, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू में आप डील कर रहे हो, प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। तो इन सबको जब हम टोटल करते हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आता है। तो यहां पर क्या बोला इन्होंने, 500 टन इन्होंने खरीदा है, 5 लाख रुपीस की इन्होंने क्वांटिटी परचेज करी है। द सेड कमोडिटी वाज डिपॉजिटेड इनटू द वेयर हाउस ऑफ द एनसीडेक्स लिमिटेड। इन्होंने सिंपल सी बात क्या करा है, एनसीडेक्स में इन्होंने क्या करा, वेयर हाउस में डिपॉजिट करवा दिया है अगेंस्ट द ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय द एसआर एसोसिएट। सिक्योरिटी वगैरह देके इन्होंने क्या करा, उसको डिपॉजिट करा दिया है वेयर हाउस में। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू हेज द अफोरसेड ट्रांजैक्शन, जो इन्होंने परचेज किया है, परचेज के रिस्क से बचने के लिए, इन ऑर्डर टू हेज द अफोरसेड ट्रांजैक्शन, 1 जुलाई को एसआर एसोसिएट्स ने क्या किया, एक डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में एंटर किया। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन इन द फ्यूचर में एंटर किया इन द मंथ ऑफ अगस्त एट द रेट ऑफ 1100 पर टन। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, डेरिवेटिव सुनते ही आपके माइंड में आनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन। गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन बोलती है मनी एंड सिक्योरिटी वुड नॉट बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज। इसका क्या इंपैक्ट होगा, मनी एंड सिक्योरिटीज जो है वो गुड्स और सर्विसेज का ही पार्ट नहीं है। जब कोई चीज गुड्स और सर्विसेज का ही पार्ट नहीं है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो मनी एंड सिक्योरिटीज क्या है, वो एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या होगी, सिक्योरिटी है जो कि जीएसटी के दायरे से बाहर है। यहां पर एक स्टार मार्क करो तो ध्यान रखना, चाहे सिक्योरिटी आर आउटसाइड ऑफ द जीएसटी, बट अगर कोई आपने ट्रांजैक्शन की है जो कि सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट करने में हेल्प कर रही है, आपने कोई ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस वगैरह की हैं जो कि उस मनी एंड सिक्योरिटी को फैसिलिटेट करने में हेल्पफुल है, तो वो जो खर्चा किया गया है वो जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं है। आप अगर उस पे खर्चा करके कुछ परचेज कर रहे हो, कुछ सर्विसेज पे खर्चा करके आपको जीएसटी पे कर रहे हो, तो उसका आपको आईटीसी डेफिनेटली मिलेगा। डेरिवेटिव्स जो हैं वो मनी एंड सिक्योरिटीज जीएसटी के दायरे से बाहर है, बट उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो ब्रोकरेज वगैरह ट्रांजैक्शंस लग रही है, उस पे जो आपने खर्चा किया है उसका आपको आईटीसी डेफिनेटली मिलेगा।
तो ध्यान रखना डेरिवेटिव बाहर है बट फैसिलिटेट करने वाले ट्रांजैक्शन उससे बाहर नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या बोल रहा है? SR Associates took the subscription for an artificial intelligence। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ सर्विसेज ली हैं। किससे ली है? एक अनरिलेटेड पार्टी से ली है जो कि ABC INC है। INC से आपको पता चल जाना चाहिए यूएस बेस्ड फर्म है। अगर हम बाहर वाली फर्म से कुछ सर्विसेज ले रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। तो वहां से हमें क्या याद आना चाहिए? इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। अब आपको याद आना चाहिए इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज सेक्शन 7 क्या बोलता है? अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट की है, अगर आपने कंसिडरेशन देकर सर्विसेज इंपोर्ट की है या फिर आपने कंसिडरेशन नहीं देकर सर्विसेज इंपोर्ट की है, तो नहीं अगर दी है तो आपको शेड्यूल 1 पढ़ना पड़ेगा। अगर बिना कंसिडरेशन के आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया है तो शेड्यूल 1 में अगर कवर होगा तभी ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में कवर, तभी ये जीएसटी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बट अगर आपने, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज किया है फॉर अ कंसिडरेशन, फिर चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो, फिर चाहे नॉट इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो, तो वो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी? सप्लाई बन जाएगी। अगर आपने कंसिडरेशन देकर इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज की है, फिर चाहे पर्पस आपका कुछ भी हो, बिजनेस का पर्पस हो या नॉन बिजनेस का पर्पस हो, वो डेफिनेटली सप्लाई बनेगी। अब एक पॉइंट और आगे मैं बढ़ती हूं जो कि इस केस सिनेरियो में हमारे लिए रेलेवेंट है। अगर हमने क्या बोला? सप्लाई तो बनेगा, बट ध्यान रखना बिजनेस वाला टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन बिजनेस वाला एग्जाम्प्ट सप्लाई है। कुछ एक्सेप्शन है, इसको छोड़ो अभी। बिजनेस वाला क्या है? टैक्सेबल सप्लाई है। हमारा केस यहां पर क्या है? हमने क्या करा? बिजनेस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ सर्विसेज ली है, बिजनेस के लिए एंड पेमेंट की है। हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमने पेमेंट की है प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, तो ये सप्लाई तो बन जाएगा। एंड ध्यान रखना अगर वो बिजनेस के लिए है तो वो टैक्सेबल सप्लाई बनेगा। मैंने कुछ सर्विसेज इंपोर्ट की, पहली बात मैंने पैसे दिए, फिर चाहे मैंने बिजनेस के लिए दिए चाहे वो मैंने नॉन बिजनेस के लिए दिए, दैट इज द सप्लाई, मेरे लिए वो सप्लाई है। बट यहां पर मैंने बिजनेस के लिए दिए, बिजनेस के लिए अगर दिए हैं तो जीएसटी वो नहीं छोड़ेगा, डिपार्टमेंट टैक्सेबल सप्लाई उसको काउंट करा है। अब एक बात बताओ, सर्विसेज देने वाला बैठा है बाहर, मैं हूं लेने वाली इंडिया में, गवर्नमेंट किसके पास जल्दी पहुंच पाएगा? मेरे पास जल्दी पहुंच पाएगा। मैं SR एसोसिएट्स इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज कर रही हूं तो डिपार्टमेंट मेरे पास जल्दी पहुंचेगा मतलब मैं रिसिपिएंट अगर टैक्स दे रही हूं तो उसको बोलते हैं RCM। तो अगर आपने इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज की है फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आपको उस पे RCM में टैक्स देना पड़ेगा। एक बार आप RCM में जब टैक्स देते हो, नो प्रॉब्लम, आप उसका एक बार टैक्स पे करो, फिर आप उसका क्या कर सकते हो? क्रेडिट भी ले सकते हो। क्या करते हैं आप? जो RCM का टैक्स होता है वो आप एक बार कैश में टैक्स पे करेंगे, फिर आप उसका ITC ले सकते हो। तो यहां से हमें क्लियर हुआ AI की सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज है तो यहां पर हमारा टैक्स लगेगा। कितना पैसा चार्ज किया उसने? 50,000 रुपीज चार्ज किया है। तो इनवॉइस कब इशू किया गया? ध्यान रखना, इनवॉइस कब इशू किया गया SR एसोसिएट्स को? 1 जुलाई को इनवॉइस इशू किया गया है एंड पेमेंट की गई है 20th of August को। RCM की सर्विसेज है, ये बात तो हमें क्लियर हो रही है, RCM की सर्विसेज है, ये बात हमें क्लियर हो रही है। प्लस टाइम ऑफ सप्लाई की भी बात कर रहा है ये। तो टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट मैं आपको याद दिला दूं, क्या बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट? RCM के केस में अगर सर्विसेज आपने रिसीव की है तो आपने पेमेंट कब मेड की है? दैट डेट और 61st डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द इनवॉइस, 61वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद ये बोल रहा है, क्या बात कर रहा है ये? उसके बाद बात कर रहा है NCDEX चार्जेस। NCDEX ने क्या किया है? रेंट चार्ज किया है SR एसोसिएट से। तो सिंपल सी बात है, कोई भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है और सर्विस चार्ज उसने किया है, उस पे आप क्या करोगे? जीएसटी पे करोगे, खर्चे पे जीएसटी पे करोगे, जो जीएसटी पे करोगे उस पे आपको ITC मिल जाएगा। उसके बाद इसने क्या करा? जो इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या करा इसने? कमोडिटी एक्स का डेरिवेटिव को क्लोज किया, ऑपोजिट ट्रांजैक्शन लेके क्लोज किया, ऑपोजिट पोजीशन लेके इसने क्लोज किया। तो ये हमारे जीएसटी में नहीं आएगा बिकॉज डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है। ये क्या कह रहा है? इसने पोजीशन को
स्क्वायर ऑफ किया। स्क्वायर ऑफ करने का मतलब जो डेरिवेटिव में इसने एंटर किया था उसी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके इसने खत्म किया है, तो ये हमारे जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एनसीडेक्स ने चार्ज की है ब्रोकरेज ऑन द ट्रांजैक्शन। एनसीडेक्स ने क्या किया है, ब्रोकरेज चार्ज की है, तो ये मेन पॉइंट है। मैंने आपको क्या बताया था, डेरिवेटिव भले ही जीएसटी के दायरे से बाहर है, बस उस पे होने वाले ब्रोकरेज वगैरह के जो खर्चे हैं उस पे क्या है, उस पे जीएसटी आएगा। तो एनसीडेक्स ने क्या किया, एनसीडेक्स ने चार्ज किया है ब्रोकरेज चार्ज किया परचेज एंड सेल पे 5000 रुपीज की ब्रोकरेज चार्ज की है। जब उसने ब्रोकरेज चार्ज की है तो जीएसटी लगाया होगा, मींस मैंने एसआर एसोसिएट्स ने पैसे भी दिए, जीएसटी भी दिया, पर मैंने जो जीएसटी दिया उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट, ऑन द परचेज ऑफ द कॉमोडिटी एक्स, कॉमोडिटी एक्स को परचेज करते इसने क्या किया, मंडी टैक्स भी दिया। मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ द सप्लाई निकालते हुए जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है प्लस जो भी आपके ऊपर के टैक्सेस लग रहे हैं, बट दैट शुड बी अदर देन जीएसटी, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन हो जाएंगे। कितने ऐड ऑन हो जाएंगे, 10 रुपीज पर टन के हिसाब से। तो हमने कैलकुलेट किया था, इन्होंने 500 टन की परचेज की है, तो 10 रुपीज पर टन का मतलब क्या है, 5000 रुपीज का इसका मंडी टैक्स लगा है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड 2 पॉइंट्स थे। पहले पॉइंट में उसने हमें बताया था कि 5 लाख रुपीज की परचेज की है, उसके बाद क्या बोला, मंडी टैक्स लगा है कितने का, 5000 रुपीज का मंडी टैक्स लगा है। तो 5,05,000 रुपीज हमारा आ जाना चाहिए वैल्यू ऑफ द सप्लाई अभी एज ऑफ नाउ। आगे कुछ दिया हो तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट वो बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, आगे इसका खत्म होने वाला है। वो बोल रहा है जितने भी आपको अमाउंट दिए हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिए हुए हैं। इनका जो आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस है वो निल है। आईटीसी का जो ओपनिंग बैलेंस है क्या है, वो निल है। आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस निल है। अज्यूम करो कोई और सप्लाई की नहीं है, तो बोल दिया जीएसटी का रेट ये है। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे 9% सीजीएसटी, 9% आईजीएसटी। इंट्रा स्टेट क्या होता है, जब आप विद इन द एक ही स्टेट में सेल करते हो तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करते हो तो इंटर स्टेट सप्लाई होता है, उसके अंदर आईजीएसटी लग जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम फटाफट से करते हैं इसके एमसीक्यूज। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ध्यान रखना क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई टैक्सेबल वैल्यू निकालो, इनवर्ट सप्लाई कॉमोडिटी एक्स की, एसआर एसोसिएट्स की जुलाई मंथ के लिए इनवर्ट सप्लाई। एसआर एसोसिएट्स ने कितनी कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, क्या क्या चीज खरीदी है, एसआर एसोसिएट्स क्या क्या चीज खरीद के आया है कॉमोडिटी एक्स के रिगार्डिंग। कॉमोडिटी एक्स के रिगार्डिंग 2 एंट्रीज हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी 2 एंट्रीज पढ़ी थी, एक तो 5 लाख रुपीस की, एक तो 5 लाख रुपीस की आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू थी, उसके अंदर 5000 रुपीस का मंडी टैक्स ऐड हो रहा था। तो 5,05,000 रुपीस कॉमोडिटी एक्स का परचेज प्राइस होना चाहिए। 5,05,000 रुपीज शुड बी द वैल्यू ऑफ द सप्लाई फॉर द कॉमोडिटी एक्स। उसके बाद चलिए क्या कह रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय द एसआर एसोसिएट। अब हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं भी एसआर एसोसिएट्स जो फर्दर सेल कर रहा है उसकी कुछ भी हमें डिटेल नहीं दी हुई है। सारी डिटेल्स दी हुई है कॉमोडिटी एक्स से की परचेज से और जो भी इन्होंने सर्विसेज में एंटर किया है उससे रिलेटेड। तो आउटवर्ड सप्लाई जो एसआर एसोसिएट्स की है, एसआर एसोसिएट्स की जो सेल्स वैल्यू है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो यहां पर सेल्स वैल्यू आ जाएगा हमारा नील आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद बात कर रहा है टाइम ऑफ सप्लाई बताओ एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म। आरसीएम की सर्विसेज थी, ये बात हमें क्लियर होगी। हमने क्या पढ़ा, सर्विसेज अगर है और आरसीएम में अगर है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, जिस मंथ में वो टैक्स बनेगा, जिस मंथ का वो टैक्स बनेगा, इसलिए हम टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, जिस दिन पेमेंट हुई है और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस। तो पेमेंट किस दिन हुई है, यहां से देख लो, पेमेंट की गई है 20th अगस्त को एंड इनवॉइस इशू किया गया है 1 जुलाई को। पेमेंट की डेट तो क्लियर है 20th अगस्त, 1 जुलाई को पेमेंट किया गया है, वहां से 2 महीने, जुलाई के बाद अगस्त, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो रहा है कि 61st डे है वो बाद में जा रहा है, तो विच एवर इज अर्लियर होता है, तो 20th अगस्त ही हमारा सबसे पहले आ जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा इस केस में, टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में हमारा बन रहा है 20th अगस्त। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन रहा है
20 अगस्त बन रहा है। उसके बाद कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय एसआर एसोसिएट्स। तो सिंपल सी बात है, सप्लाई की हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब बात आती है कैश में क्यों जीएसटी देगा। ध्यान रखना यहां पर जो आरसीएम का टैक्स है वो आप पहले कैश में देते हो, फिर आप उसका आईटीसी लेते हो। पहले आप कैश में देते हो, फिर आप उसका आईटीसी लेते हो। बाकी कोई भी और आरसीएम वाली हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं आई है, सिर्फ एआई वाली आई है। कितनी बोला? 50,000। टैक्स रेट इन्होंने बोला है 18%, टैक्स रेट इन्होंने बोला है 18% बोला है। 50,000 का 18% बनता है 9,000। तो एसआर एसोसिएट्स कैश में कितना पे करेगा? नेट पेबल इन कैश, कैश में वो देगा 9,000 रुपीज, क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग एक आरसीएम वाला कैश में इसने डेफिनेटली देना है। उसके बाद आ जाइए, स्टार मार्क कर लीजिए, कंप्यूट द आईटीसी बैलेंस अवेलेबल विद द एसआर एसोसिएट्स। एसआर एसोसिएट के पास आईटीसी बैलेंस कितना अवेलेबल है, कितना आईटीसी बैलेंस अवेलेबल है हमने वो देखना है। आईटीसी बैलेंस इसके पास कितना अवेलेबल होना चाहिए जुलाई मंथ का। ध्यान रखना आईटीसी बैलेंस कितना अवेलेबल होना चाहिए वो बात तो क्लियर है, बट इस आईटीसी में हम कंफ्यूज क्या होते हैं, जो हमने आरसीएम में पे किया वो भी तो हम ले लेंगे, वो डेफिनेटली आप लोगे, बट कैश में देके सीधा सीधा ले लोगे। जो क्या है इनपुट क्रेडिट लेजर में नहीं जाएगा, वो क्रेडिट लेजर में आपके नहीं जाने। क्रेडिट लेजर में वो आप आईटीसी ले लोगे, बट आपके पास प्रॉपर परचेज का लेजर में उसका बैलेंस आपको नहीं दिखेगा उस टाइम पे जुलाई मंथ के लिए। तो जुलाई मंथ के लिए जो लेजर का आपके पास बैलेंस आएगा वो प्योर परचेजेस का बैलेंस आएगा। तो ध्यान रखना, आप भले ही आरसीएम वाला पे करके उसका आईटीसी ले लोगे, अवेल कर लोगे, बट वो सिंपल सी बात कर रहा है क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है, आईटीसी बैलेंस अवेलेबल इन द जुलाई मंथ के लिए। जब आप क्रेडिट लेजर खोल के देखोगे तो वो आपको आईटीसी बैलेंस 9,000 उसमें नहीं दिखेगा, बिकॉज आप रिटर्न करते करते ही पे करोगे, फिर साथ साथ आईटीसी ले लोगे, तो ऑलरेडी वो बैलेंस में आपको नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पे हमें आईटीसी मिलने वाला है। लेट्स सी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पे हमें आईटीसी मिलने वाला है। तो सिंपल सी बात है, कॉमोडिटी एक्स के रिगार्डिंग 5,05,000 के हमने खर्चे किए थे। कॉमोडिटी एक्स के रिगार्डिंग 5,05,000 के हमने खर्चे किए, तो उस पर 18% लगाओ, उसका आएगा 90,900 आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव हमारे काम का नहीं है, ये वाला बैलेंस में तो हमें शो नहीं होगा क्योंकि हमने आरसीएम में पे किया है। उसके बाद आता है जो एनसीडेक्स ने रेंट और सर्विस चार्ज लिया है, कितना चार्ज लिया है? 30,000 का चार्ज लिया है, 30,000 का रेंट और सर्विस चार्ज लिया है, उसका 5,400 यहां पर आईटीसी में बैलेंस हमें शो होगा। उसके बाद डेरिवेटिव चाहे वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, बट उस पे लगने वाली ब्रोकरेज का जो खर्चा है उसका आईटीसी हमें डेफिनेटली मिल जाएगा। ये तो क्या है, ये तो सिंपल सी बात है, वो क्या था? स्क्वायर ऑफ कर रहा था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बची 5,000 की ब्रोकरेज की अमाउंट, 5,000 की ब्रोकरेज की अमाउंट पे 900 आई गेस आएगा। 900 हमें क्या मिलेगा? आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद मंडी टैक्स वाला अमाउंट हम ऑलरेडी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करके ले चुके हैं। तो कितना टोटल बनता है? 90,900, 5,400 एंड 900। ये बनेगा आई गेस 90,900. Let me add on this plus 900 plus 5,400, ये बन रहा है 97,200। 97,200 है ऑप्शन में, बिल्कुल, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हमारा फिनिश हुआ केस सिनेरियो नंबर 1। पहले का था 5,500 नील, अगस्त 20, 9,000, 97,200। आई होप आपको समझ में आ गया होगा विद द मैक्सिमम कंसेप्चुअल क्लैरिटी। फटाफट से मैं आपको बताती हूँ क्या करने वाले हैं हम आगे से, क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। हम करने वाले हैं केस सिनेरियोस, तो मैं आपके लिए टिकअप करने वाली हूँ। एंड यस, जो मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटी पे रहेगा एफटीपी। आई नो एफटीपी बहुत लोगों को नहीं आता है, तो शॉर्ट फॉर्म में एफटीपी हम कवरेज करेंगे। एंड बाकी रिवीजन की अगर वो बात हो रही है तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आई नो दिस वीक में मैक्सिमम ऑफ द कंसेप्ट जितने मैं लेकर आ पाई टेलीग्राम पे मैं आपके लिए रिवाइज करवा दूंगी, सो दैट मैक्सिमम आपके जो अपडेटेड कंसेप्ट्स हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ टाइम बता तो ठीक है, अदरवाइज इतना ही फ्रॉम माय साइड। एंड यस, May 22 के लिए जो
क्या था, एमसीक्यूज थे। आप वो एमसीक्यूज को प्लीज रेफर कर लीजिए एंड साथ में अमेंडमेंट देख लीजिए, नोट मच अमेंडमेंट आर देयर, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस ज्यादा है, होगी भी तो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो केस सिनेरियोज में आपके लिए फ्रेश टेकअप कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।